आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुषाण वंश के विषय में और देखेंगे ये भी कि कुषाण वंश के आखिर संस्थापक कौन थे, इस वंश के सबसे महानतम शासक कौन हुए और किसने शक संवत को चलाया था। जी हाँ, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो मिलेगी, तो कृपया आप वीडियो को भी देखें और जो क्लास में बैठे हैं वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से वीडियो को देखेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना सोचे समझे। देखिए हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है कुषाण वंश। कौन सा वंश भैया जी? कुषाण वंश। अब देखना ये कि आखिर संस्थापक कौन था। अरे फुल महिंद्रा क्या कर रहा है रे, पगला है। चल आगे देखिए, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक को बोलते हैं इंग्लिश में फाउंडर। फाउंडर मतलब संस्थापक। हाँ रे बउआ, एकदम हिंदी वाला क्लास में यानी हिस्ट्री वाला क्लास में थोड़ा फ्री में इंग्लिश के ज्ञान मिल रहा है। अब क्या चाहिए? संस्थापक को इंग्लिश बोलते हैं फाउंडर। अब देखिए संस्थापक जो थे उनका नाम है कुजुल कड़फिसेस, यानी इन्होंने ही क्या कर दिया, कुषाण वंश की स्थापना किया। लेकिन इनको महानतम शासक, महान शासक नहीं कहा गया क्योंकि कोशिशें तो किया लेकिन कोशिश इनकी कामयाब न हो पाया। कहते हैं ना, दुआओं के लिए हजारों हाथ उठा करते हैं खुदा के दरबार में, लेकिन हर लोगों की क्या नहीं पूरा होती है, दुआ कबूल नहीं होती है। उसी प्रकार से कोशिश तो किया लेकिन इनकी कोशिश रंग नहीं ला पाया। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी शासक हुए उनका नाम है कनिष्क। कहते हैं ना कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग महानता अर्जित करते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। विलियम शेक्सपियर साहब ने कहा था, तो कुछ जन्म से ही महान होते, करेगा तनका हो जाएगा पूरा। और कुछ लोग मेहनत करके क्या करते हैं, महानता अर्जित करते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोप दिया जाता है। जैसे कोई राजनेता का बेटा है, कुछ भी उसके पास ज्ञान नहीं है, फिर भी उन लोगों को क्या करता है, बपौती मिल जाता है। यानी बाप था तो बेटा को क्या मिल गया, यानी बपौती मिल गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो पता चलता है कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक हुआ जो 78 एडी में गद्दी पर बैठा और 123 ईस्वी तक यह शासन को संभाला। नाम है इसका कनिष्क। अब देखिए कनिष्क को इतिहास में ना द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा अशोक? द्वितीय अशोक। और एक अशोक है मौर्य वंश का, जो सबसे महानतम मौर्य वंश का शासक हुआ, जिसने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग वार यानी कलिंग युद्ध लड़ा था। तो उस पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग का चर्चा करना है कहां पर, कनिष्क के विषय में। अब देखिए कनिष्क नाम का जो व्यक्ति था ना, इसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था, जिस संवत का नाम है शक संवत। नाम क्या है बुआ? शक संवत। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर अपनी गाड़ी को बढ़ाएंगे तो पता क्या चलता है कि शक संवत 78 ईस्वी में चला और चलाने वाला कौन था? कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक कनिष्क। अब कहता है कनिष्क के विषय में भैया जी, हाँ हो भैया जी, कहता क्या है कनिष्क के विषय में, यह साम्राज्यवादी यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाला इंसान था। यानी इसका साम्राज्य जो था ना, एक जगह दो जगह नहीं, कई क्षेत्रों में पुष्ट कर गया था, बढ़ गया था। अब देखो 4 क्षेत्र का हम नाम लिखेंगे। पहला का नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान किसका बढ़ गया, यानी कनिष्क का राज यहाँ पर भी था। दूसरका में देखते हैं ताजिकिस्तान। थर्ड में देखेंगे, सब लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण के मामा का नाम था कंस, और कंस कहाँ के रहने वाले थे, सब लोगों को पता है मथुरा। और चौथा नंबर में जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर यानी कनिष्क का सम्राट 4 क्षेत्रों में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मथुरा और जम्मू कश्मीर में फैल गया था। कभी कभी कोई इंसान आपसे पूछेगा कि कनिष्क को जिंदगी में, इतिहास में किस लिए याद किया जाता है, तो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और साथ में बौद्ध धर्म के
भिक्षुओं को संरक्षण देने के लिए यानी रहने के लिए, इन दो चीजों के लिए कनिष्क को इतिहास में याद किया जाता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत है जो बैठा रहे? बबीता कुमारी बताइए। सविता ना दिक्कत बता सकते, चल आगे चल, इतना में कोई दिक्कत ना हो, मिटा दे छियो बुआरे। चलो आगे। अब देखिए बउआ, अब कहता है क्या भाई कि कनिष्क नाम का जो व्यक्ति था ना, यह बहुत ही साम्राज्यवादी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाला, यानी कर्मठ योग जिसको बोलते हैं, अपने रास्तों पर चलने वाला, वो ऐसा इंसान, गंभीर इंसान था जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क क्या कहता है कि पुरुषपुर इसी को कहते हैं पुष्पपुर की स्थापना किया था। ये पुष्पपुर पड़ता है कहाँ पर? पेशावर पड़ता है अभी वर्तमान में पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। कौन बात रे बुआ? पीछे से शायरी मत बारा हमरो अब न बोल रहा है पीछे से कि न जाने ऐसी कौन सी खता हो गई जो काबिले माफी नहीं, और आपको हमने कई दिनों से देखा नहीं, क्या यह सजा काफी नहीं? हाँ, सजा मिल दो तोरा। चल आगे। अब देखो बुआ, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है क्या भाई कि इसने पुरुषपुर, इसी को कहते हैं पुष्पपुर, कहाँ पर है? पेशावर। इसकी स्थापना किसने किया था? कनिष्क ने किया था, जो कुषाण वंश के सबसे क्या था? महानतम शासक था। अब देखिए, थोड़ा सा अपनी गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो पता क्या चलता है कनिष्क के विषय में, कि कनिष्क ने अपने जीवन काल में 2 राजधानी बनाया था। कितना राजधानी बुआ रे? एक का नाम था पुरुषपुर, नाम क्या है? पुरुषपुर, नाम क्या है? पुरुषपुर, और साथ में दूसरा का है मथुरा। मथुरा पड़ता है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और पुरुषपुर पड़ता है कहाँ पर? पेशावर। देखिए, थोड़ा देर पहले जो हम लोग पढ़े थे कि पुष्पपुर कहाँ पड़ता है? पेशावर में। अब पुष्पपुर का दूसरा नाम है कुसुमपुर। उस समय लिखा गया था गलती से पुरुषपुर, वो होना चाहिए था कुसुमपुर। क्या था? कुसुमपुर होना चाहिए था। इसी को कहते हैं हम लोग पुष्पपुर। ये पड़ता है हमारे कहाँ पर? पेशावर में। कहाँ पर बुआ? पेशावर में। अभी लिखे थे थोड़ा देर पहले, बोलना चाहिए था हमको कुसुमपुर, अब बोल दिए थे पुरुषपुर। अरे चमड़े की जवान है भैया जी, स्लिप कर जाती है, बड़े बड़े लोगों से गलतियां हो जाती हैं, हम तो छोटे मोटे इंसान हैं। चलो थोड़ा सा आगे। अब देखो, इसकी 2 राजधानी, यानी कनिष्क ने 2 राजधानी, एक बनाया पुरुषपुर, दूसरा को बनाया कहाँ पर? मथुरा। मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश से। पुरुषपुर कहाँ है? पेशावर। और पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। अब देखिए, इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं। अब कहता है क्या भाई कि कनिष्क नाम के विषय में, यानी कनिष्क के विषय में हमको विशेष रूप से जानकारी मिलती है। किससे? राजतरंगिणी से। यानी राजतरंगिणी एक बुक है, राजतरंगिणी एक बुक है, और लेखक है कलहन। यानी कलहन के राजतरंगिणी से कनिष्क के विषय में हमको क्या मिलता है? विशेष रूप से जानकारी मिलती है। और साथ साथ में राजतरंगिणी में हमको एक और जगह है जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा के इतिहास के विषय में हमें क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। कलहन के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। नाम क्या है बुआ? राजतरंगिणी। अब देखते हैं थोड़ा आगे। कहता है क्या कि कनिष्क नाम का जो व्यक्ति था ना, इसके जमाना में क्या हुआ था? चौथी बौद्ध सभा, चौथी बौद्ध सभा का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ पर हुआ? कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। और इसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम था हीनायान शाखा, और दूसरा का नाम है महायान शाखा। कौन शाखा रे बुआ? महायान शाखा। एक का नाम है हीनायान और दूसरे का नाम है महायान। और कनिष्क नाम का जो व्यक्ति था, यह महायान शाखा का बहुत बड़ा क्या हो गया? उपासक हो गया, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। किस शाखा को? महायान शाखा को। अब देखिए, कहता क्या है कि जिस समय चौथी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ,
उस समय कनिष्क क्या थे? शासक थे। कौन था? अध्यक्षता किए थे अश्वघोष ने किया था। किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। हाँ, अब लिखेंगे, अभी लिखेंगे। देखिए होगा, अब कहता है क्या भाई कि कनिष्क के दरबार में रहा करते थे उस व्यक्ति का नाम है अश्वघोष। नाम क्या है होगा? अश्वघोष। इन्होंने 2 किताब लिखा था। एक का नाम है बुद्ध चरितम और दूसरा का नाम है सूत्रालंकार। पुस्तक का नाम है कथी? सूत्रालंकार। कौन अलंकार है बुआ? सूत्रालंकार। यानी कनिष्क के दरबार के दरबारी कवि का नाम था अश्वघोष, जिसने 2 किताब लिखा, बुद्ध चरितम और सूत्रालंकार। परीक्षा में पूछेगा, हमेशा याद रखिएगा जी। हाँ, महायान शाखा। देखिए कनिष्क नाम का जो व्यक्ति था ना, यह सिर्फ महायान शाखा ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि सारे धर्मों का रिगार्ड सम्मान किया करता था। कौन किया करता था? कनिष्क किया करता था। अरे काहे तू अल्बलाइटिस की गोली खाकर बुला रहा है रे? देखिए एक बात, देखिए विलियम शेक्सपियर साहब ने कहा था कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग महानता अर्जित करते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोप दिया जाता है। जैसे कुछ लोग जन्म से महान कहने का मतलब कि शुरू में जन्म लिया उसी समय से वो अच्छा काम करेगा, यानी अद्भुत काम करेगा, अनोखा काम करेगा, उसको बोलते हैं क्या? जन्म से ही माना। कुछ लोग महानता अर्जित करते हैं, यानी खूब मेहनत मजदूरी करेगा, खूब मेहनत करेगा तब तो वह आगे की ओर बढ़ेगा। और कुछ लोगों को महानता थोप दिया जाता है, जैसे किसी का बाप राजनेता है, किसी का बाप फिल्म अभिनेता है, अभिनेत्री है, तो कर बाल बच्चा क्या हो जाएगा? बपौती मिल गया उसको, यहाँ फलनवा का बेटा है तो फलनवा ही अब क्या हो जाएगा? यही शासन को संभालेगा। तो हम लोग उतने लकी नहीं है रे बउआ, सब किस्मत का धनवान नहीं होता है। कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में हजारों हाथ उठा करते हैं दुआओं के लिए, लेकिन सारे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती है। 1-8% का ही दुआ क्या होती है? कबूल होती है। तो ज्यादा हंसने का नहीं, पढ़ने का है। समझ में आया रे? लड़की सब तो पापा के पर ऐसे से उठा करके हाथ दम चलती रहती है। स्कूटिया तो नहीं ठीक से चलाबो, देखते हैं कि जलाती है लेफ्ट और चलती है राइट, मार देगा पीछे से तो कहेगी पीछे वाला मार दिया है। समझ लो? चला आगे। अब देखिए बुद्ध चरितम और सूत्रालंकार किसने लिखा था? अश्वघोष। अश्वघोष कौन था? कनिष्क का दरबारी कवि था। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले मिटाते हैं। देखो एक कहावत है ना, छोटा सा कहावत है, बोले कि नहीं बोले? पीछे वाला लड़का पहले बोलो। कहावत है कि पिता की नसीहत और घर की मुसीबत जिन्हें याद रहती है वह जीवन में कभी भी गलत रास्तों को चूज नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि घर की जिम्मेदारियां आखिर होता क्या है। जानते हैं भैया जी, अपने इंडिया में सर्वे है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रहने के लिए अपना घर नहीं है बल्कि बेघर है और 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती। और इंडिया में सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि अपने यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान ज्यादा क्या है? बेरोजगार, यानी रोजगार का साधन ही नहीं है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह पर पलायन कर जाते हैं और फिर भी जितना मेहनत करते हैं उसके अनुकूल उसको क्या नहीं मिल पाता? पैसा नहीं मिल पाता। कहते हैं ना कि पेट में रहता दाना तो अच्छा लगता हो गाना, तो रहबे नहीं करेगा दाना तो अच्छा कहाँ से लगेगा गाना। इसीलिए कहते हैं बाबू थोड़ा मेहनत कर लिया करो, न तो कल को किसने देखा है? कल को किसी ने देखा होगा नहीं। चलो आगे। हाँ, थोड़ा सा तो बुरा लगते हो कि सर जी बोला थी, सर जी कला बोलता तू। चल आगे। अब देखिए बउआ, अब कहता है क्या भाई कि कनिष्क नाम का जो व्यक्ति था, इनके दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहते थे। चिकित्सक मतलब डॉक्टर साहब, जिनका नाम था चरक। चरक ने लिखा था चरक संहिता। कौन पुस्तक लिखा था? चरक संहिता नामक पुस्तक के लेखक चरक। और चरक क्या थे? चिकित्सक थे। इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। देखिए कहावत है कि अहंकार उन्हीं को होता है जिन्हें बिना मेहनत का सब कुछ मिल जाता है।
और जो मेहनत करके पाता है उसे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं होता, बल्कि वह दूसरे के दुख सुख में क्या करता है, समान भाव रखता है, दूसरे की पीड़ा को अपना पीड़ा समझता है। कहते हैं ना कि दर्द जिसको होता है उसी को महसूस होता है कि आखिर दर्द होता क्या है, वही दूसरे का दुख समझ पाएगा। बात समझ में आया? अभी समझाया जा रहा है तो तुमको समझ नहीं आ रहा है, एक समय आएगा कि समय तुमको समझाएगा, उस समय समझाने के लिए कोई तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इसीलिए न कहते हैं कि समझ और समझदारी किस्मत वालों को ही एक साथ मिलती है। जब समझ आती है तो समझदारी नहीं रहती, और समझदारी आती है तो समझ नहीं रहती। समझ डालिए तो सके बात आगे चला। खाली लाल पियर के चक्कर में बुआ ना कुछ ना होता। अब देखिए बउआ कहता क्या है कि एक व्यक्ति है, चीनी सेनापति है, पेन चाओ। ये चीनी सेनापति, चीन के सेनापति है, और चीन के सेनापति ने क्या कर दिया, कनिष्क पर आक्रमण कर दिया। कनिष्क पर आक्रमण कर दिया और कनिष्क बेचारा क्या हो गया, हार गया, और हारने के साथ में इसका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। इंतकाल मतलब इसका निधन हो गया, बल्कि कनिष्क को मार दिया गया। कब मार दिया गया होगा, 123 ईस्वी में, यानी 78 ईस्वी में कनिष्क नाम का व्यक्ति गद्दी पर बैठा और 123 ईस्वी में इसको मार दिया गया। और अपने जीवन काल में पेन चाओ यानी चीनी सेनापति से कनिष्क क्या हो गया, हार गया। किससे हार गया रे बउआ, चीनी सेनापति से हार गया। और इस तरह से हमारा कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो 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 मुन्ना। कहते हैं ना कि रंग की सावली हो मगर दिल की साफ हो, रंग की सावली हो मगर दिल की साफ हो। अजी आप अपने दिल का हाल कहो, इस दिल में तो बस आप हो। तो रंग पर मत जाना मेरे दोस्तों, रंग पर जाओगे तो बेरंग हो जाओगे। रंग तो किसी का नहीं है, काला ही तो आला है और वही तो दिलवाला है। समझ रे राम खिलावन छेदी। कुछ पूछेगा तो पूछ ले बुआ रे, नहीं पूछना होगा तो बस यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर देंगे। चलो तो ठीक है, सेशन समाप्त करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।